बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज 8 मई और पाकिस्तान में जुम्मे का दिन है और पिछले चंद दिनों से आप मुसलसल और एक तवातर के साथ ये खबरें देख रहे हैं कि जनाब साड़ी गल हो गई है। अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मामला तय हो गए हैं, कुछ वादे वईद किए जा रहे हैं, कुछ यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, कुछ बड़ी बड़ी मुलाकातों के तस्करे किए जा रहे हैं, कुछ खुफिया मुलाकातों के तस्करे किए जा रहे हैं। मामला है क्या और ये मामला चल क्या रहे हैं, और क्या ये निज़ाम पूरा का पूरा जो है कि अब इसको लपेटने की तैयारी की जा रही है और फिर कोई नई हुकूमत और नए इलेक्शन और नए मामलात हैं। ये क्या मामलात असल में हैं क्या? इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये अगर आप पिछले 3-4 सालों को पॉलिटिकली आप देखें, आप माशरती तौर के ऊपर देखें, माशी तौर के ऊपर देखें, आप सियासी सकाफ़ती तौर के ऊपर देख लें, आप किसी भी हवाले से इस वक़्त पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है, इंटरनल पोज़ीशन है, उसको अगर आप देखें, तो आपको ये निज़ाम आगे चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पॉलिटिकली एक जमूद तारी हुआ है। पाकिस्तान के 80-90% जो 60% से काम शुरू हुआ था, वो 90% तक पहुँच चुका है। अभी आप कोई भी सर्वे, आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप खुद भी हैं, तो कोई भी चीज़ एक सवाल डाल दीजिए कि क्या आप ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, आपकी ये राय है या वो राय है, तो आप नीचे जब वोट काउंट होगा, उसके ऊपर आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने फ़ीसद लोग जो हैं कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा, किसी बहुत बड़ी साइंस या रॉकेट की जो है आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सारी अवाम एक तरफ है और सिर्फ 5-10% तबका जो है कि एक्चुअली तो ये है ही 5-10 अफराद हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनके नीचे उनके सारे चेले चमटे जो हैं वो 5-10% पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे पाकिस्तान को, निज़ाम मुमलिकत को, हर चीज़ को जो है कि वो यरगमाल बनाया हुआ है और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। इसी वजह से ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना एक्सपोर्ट हो रही है, ना बिजनेस ग्रो कर रहा है, ना आपकी जीडीपी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी बढ़ रही है। 3-3.5% के ऊपर आप फंसे हुए हैं जनाब। और इन्वेस्टमेंट जो है कि आपकी मुसलसल कम हो रही है। 4 साल पहले आपकी जो है कि वो जीडीपी की 15% थी, आज जो है कम हो गई 13%, 13.8% हुई है। बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, गुर्बत की शरह बढ़ रही है, और जो फॉल्ट लाइन्स हैं आपकी, जो इदारों के और अवाम के दरमियान जो फासले हैं, जो नफ़रत है, जो तअस्सुब है, वो इस हद तक बढ़ चुका है कि अभी आप ये देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जहाँ पे बहुत वाज़ेह सबसे बड़ा मैंडेट आपको बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आता है। अभी गुज़श्ता रात को जो मार्का हक़ की एक तकरीब का इनेकाद किया गया, उसके अंदर आपको वो जो 10-15% की जो नुमाइंदगी करते हैं, वो सब के सब वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो 90% की नुमाइंदगी करता है वो उसके अंदर गैर असर है। अब वो नहीं आए, उनको बुलाया ही नहीं गया, वो बीमार थे या क्या मामला था कि अभी एक रोज़ पहले वो मनसेरा भी जाते हैं, जलसा भी करते हैं सुहेल अफरीदी, लेकिन इस तकरीब के अंदर वो नहीं है। तो ये चीज़ें आप इतने अहम मौक़ों के ऊपर अगर इस तरह से करेंगे, या आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, या आप किसी के साथ ये करेंगे, तो फिर आप ये जो खलीज है ये बहुत वाज़ेह और बड़ी नुमाया है, और आपकी ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कि ये किसी तौर के ऊपर भी ठीक नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सोच तो पाई जाती है इस निज़ाम के अंदर कि इस निज़ाम को, इस कंपनी को चलाना कैसे है, इसको आगे कैसे लेके जाना है, और ये आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के अंदर से भी, पाकिस्तान के बाहर से भी, जहाँ भी ये मुशावरत करते हैं, इनको मशवरा यही देता है कि जनाब जाएँ, अडाला जेल में बैठा एक दरवेश आदमी है, उससे माफ़ी मांग लें, उससे सुलह कर लें, पाकिस्तान आगे चल पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासत आगे चल पड़ेगी, पाकिस्तान का माशरा आगे चलेगा, पाकिस्तान का मईशत आगे चलेगी। आप जो है कि अपनी झूठी अना, अपने झूठ को, अपने फरेब को, अपने धोखे को बंद करें और इसको दरिया में बहा दें, और आप बंदे के पुत्र बन के जो है कि वो अपने आईनी और कानूनी जो तकाज़े हैं उनके अंदर रहते हुए, अपने हदूद के अंदर रहते हुए काम करें, सब मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन मसला जो है कि यहाँ पे छोटी छोटी अनाओं का है, वो आड़े आता रहता है। लेकिन अब जो है बहुत से लोग लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मामलात हुए, फैसले हुए, उसमें शहबाज शरीफ के मुकाबले में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी 9 मई के मामलात के अंदर जो है कि वो उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है और उनकी बरियत हुई है। इसको एक जो है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंदर देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि अडाला जेल के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की जो इलाज मालजे के मामलात, मुलाकातों के मामलात है, उसके ऊपर जो आपको कदगने, आपको सख्तियाँ, आपको पाबंदी मुसलसल नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर्स जो हैं कि मुसलसल खामोश हैं। अब पीटीआई के अंदर जो है हल्के ये कहते हैं कि जनाब ये सुहेल अफरीदी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात जो हुई, उसके अंदर अचकज़ई साहब ने सुहेल अफरीदी से कहा कि आप जो है कि वो
सितंबर तक जो है कि आप ठीक है हल्की फुल्की ढोलकी बजाते रहें, जलसा करें, जुलूस करें, कार्रवाई करते रहें, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई ना की जाए, कोई ऐसा सियासी अमल बड़ा ना किया जाए जिसकी वजह से जो है कि वो हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को या इस निज़ाम को इतनी ऐसी कोई परेशानी लाक हो जाए कि जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो जाएँ कि सितंबर में इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा और फिर जो है कि कौमी हुकूमत कायम होगी और फिर जो है कि एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और फिर ये होगा। अब ये सितंबर जो है, पिछले साल भी सितंबर होगा सितमगर, इस किस्म के नारे हमने सुने थे। अली अमीन गंडापुर और सारे इसी किस्म की रामलीला कहानियां सुना रहे थे। उससे पिछले साल भी सितंबर में सितंबर होगा सितमगर, इसी किस्म की कहानियां रामलीला सारे के सारे दास्तानें सुनाते थे। 4 साल हो गए, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान के आइन कानून का हुलिया बिगाड़ दिया गया, पाकिस्तान की मीडिया को बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए उनकी ज़ुबानों को, उनके कलम को और उनके कैमरों के आगे जो है कि शटर डाउन करवा दिया गया। जनाब के नहीं, जो साहब कहेंगे बस वही चलेगा, वही लिखा जाएगा, वही बोला जाएगा। लेकिन वो कहानियां जो है कि अभी तक ख़त्म नहीं हो रही हैं। अब मामला जो है कि सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान से कुछ मुलाकातें भी करवाई गई हैं और इन मुलाकातों के अंदर जो है कि शायद जो इमरान खान का इस वक्त जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको कहा जाता है जी बिल्कुल खामोश है। और इसकी एक वजह ये भी है कि जनाब सबसे बड़ी जो डिमांड थी इस निज़ाम की जानिब से वो यही थी, और चौधरी निज़ाम की जानिब से, कि जनाब इमरान खान का सोशल मीडिया के ऊपर जो साहब बहादुर को जनाब बड़े बड़े अलकाब से पुकारा जाता है और तमाम जराइम की जड़ उनको कहा जाता है, तमाम मसाइल की जड़ उनको कहा जाता है, और कहा जाता है जी इमरान खान को, शबीबी को अगर कुछ हो गया जेल के अंदर तो जिम्मेदार भी वो होंगे और जवाब भी उन्हीं से तलब किया जाएगा। इस किस्म के बयान ना दिए जाएं और एक दूसरे को ज़हनी मरीज तक जो कहा गया था कि इस किस्म की बात ना की जाए। और अब जो है कि इमरान खान का क्या ट्विटर अकाउंट जो है कि चंद महीनों से खामोश है। लेकिन जो ये दलील देने वाले हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चंद महीनों से इमरान खान के साथ मुलाकात भी किसी की नहीं हुई। आखिरी बार जब डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई थी तो उसके बाद वो पैगाम जो है कि इमरान खान के सोशल मीडिया से जारी भी हुआ था। सलमान सफदर प्रोफेशनल वकील है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो गए, मुलाकात की, वापस आए, उन्होंने जो लीगल इश्यूज थे कोर्ट के अंदर एक दो अदालत के दोस्त के तौर के ऊपर गए, दूसरी दफ़ा जो है कि उनको अदालत के हुक्म पर इजाज़त दी गई कि जाएँ अपने केस से मुतल्लिक जो है कि उनको लीगल एडवाइस लें और फिर आके यहाँ पे बात करें। उन्होंने आए, बात की, सियासी हवालों से उनको कोट करके मुख्तलिफ चीज़ें चलाने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर उन्होंने फिर अपना एक वज़ाती बयान भी जारी किया। यही वजह है कि उसके बाद अब उनकी मुलाकात के दरवाजे जो हैं कि वो भी बंद हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ सियासी बातें की थी। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप देखें तो जो बहुत ज़्यादा जो है कि बाज़ खुशफहमी या गलतफहमी के अंदर मुब्तला हैं, उन्हें इतनी खुशफहमी गलतफहमी में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, तल्खियाँ ख़त्म होनी चाहिए, नाराज़गियाँ ख़त्म होनी चाहिए, मामलात को फ़हम तफ़हीम के साथ आगे लेके जाना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिसने जितना बड़ा जुर्म किया है उसको उसकी ज़िम्मेदारी कबूल, या तो वो ज़िम्मेदारी कबूल करके कौम से माफ़ी मांगे तो फिर तो बात आगे बढ़ सकती है। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि रब कायनात ने जब इंसान की तख्लीक की थी तो ये असूल वहां पे तय हो गया था कि इबलीस जो है वो अपनी गलती के ऊपर ना तो नादिम होता है, ना ही वो अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांगता है, बल्कि इबलीस जो शैतान या शैतान के जो चेले हैं वो अपनी गलती के ऊपर कभी माफ़ी नहीं मांगते, वो अपनी गलती के ऊपर उज़्र गुनाह पेश करते हैं, और उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह होता है। ये इंसान की जब तख्लीक हुई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी, ये असूल उस वक्त तय हो गया था। तो आज भी जो लोग माफ़ी नहीं मांग रहे और दूसरों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो अक्ल कुल हैं, हम तो मालिक कुल हैं, हम मुख्तार कुल हैं, जो इस किस्म की बात करते हैं, ये इबलीस के चेले तो हो सकते हैं, ये आदम की औलाद में से नहीं दिखते, क्योंकि आदम तो अपनी गलती को रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और बार बार जो है कि अल्लाह से माफ़ी मांगी, और फिर अल्लाह ने उनको माफ़ भी किया और अपना नायब भी बनाया और अशरफुल मखलूक भी बनाया, और कायनात का जो है कि निज़ाम मुमलकत भी उनके हाथ में दिया। आदम जो है, इंसान जो है, वो इस किस्म का जो होता है, लेकिन जो इबलीस है वो अपनी गलती के ऊपर नादिम नहीं होता। तो ये आप मामलात को ज़रूर आगे लें, लेकिन जब तक आप बैठ के अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। माजी के अंदर एक जर्नैल आया, उसने बगावत की, फौज की ताकत के जोर के ऊपर पाकिस्तान पे कब्जा किया, सियासतदानों को जेलों में डाला, इलेक्शन चोरी किए, आइन बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, पाकिस्तान 2 लाख हो गया। दूसरा जर्नैल आया, वो उससे गंदा जलील तरीन गलीज तरीन जर्नैल था। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट उठा के आप देख लें जनाब, उसके अंदर जो कुछ उसने करतूत उनके थे वो आपके सामने है। पाकिस्तान 2 लाख हो गया। तीसरा आया, उसने इस्लाम के नाम के ऊपर बेड़ा गर्क करके रख दिया, मनशात, ड्रग कल्चर, असला कल्चर, यहाँ पे जनाब जो कुछ जहाद के नाम पे
اور اسلام کے نام کے اوپر جو کچھ کیا گیا آج تک پاکستان میں وہ صفائی نہیں ہو سکی اور پاکستان اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ چوتھا آیا، اس نے بھی فوجی بغاوت کی، پاکستان پہ قبضہ کیا، ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پھر اس نے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے نام کے اوپر جو کچھ کیا، پاکستان کی $150 ارب سے زیادہ پاکستان کی معیشت کو، 80-90 ہزار پاکستان کے جوان افسر اور شہری جو ہے شہید ہو گئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر جب تک آپ پاکستان کے اندر وزیر اعظم جیلوں میں چلے گئے، پاکستان میں وزیر اعظم کو ناحق سزائے موت دے گی، پاکستان میں وزیر اعظم کو ناحق سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، پاکستان میں ناحق وزیر اعظم کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، لیکن ان کے اہل خانہ کو، ان کی خواتین کو، ان کے گھر کی خواتین کو عدت جیسے کیس کے اندر، اور اسی طرح سے آپ ماضی میں بھی چلے جائیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے وہ شیخ مجیب ہوں، چاہے وہ جو ہے کہ نواز شریف ہوں، کہ ان کی خواتین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے کہ آپ اگر کسی نہ کسی ایک کو ایسے ظالم اور جابر کو بھی جب آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے اور اس کو بھی احساس دلائیں گے، یا تو وہ معافی مانگے یا پھر وہ اپنے حساب کا جواب دے، ادروائز معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ عمران خان بات کرے گی، پی ٹی آئی بات کرے گی، کامیاب بھی ہو گئے، معاملات ٹھیک بھی کر لیے، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد پھر وہی رٹا جو ہے شروع ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے رٹے کے علاوہ کچھ کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ہر 3 سال بعد پھر وہ فرق الٹنے، کبھی اس کو الٹو، کبھی اس کو الٹو، کبھی اس کی ٹانگ کھینچو، کبھی اس کی ٹانگ کھینچو۔ تو اس سے اگر آپ کو نکلنا ہے تو پھر آپ کو غلطی ہر فریق کو اپنی مانگنی پڑے گی، اور پھر معاملات آگے چلیں گے۔ دوسری طرف ایول خان جو ہے کہ سینٹ کے اندر یہ تجویز آئی اور علی ظفر نے کہا کہ جناب آپ پارلیمانی کمیٹی بنائیں عمران خان سے ملاقات کے لیے، ایٹ لیسٹ ان کے صحت کا معاملہ ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے، اور وہاں پہ آپ پارلیمانی کمیٹی بھیج دیں تاکہ پتہ چل جائے کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی مخالفت کی، جی آپ جی قانون اور جو دائرہ ہے جو اس کا جو ہے کہ ادھر رجوع کریں، آپ کے دور میں یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، بھائی ان کے دور میں ہوتا تھا، کل پھر اگلا کسی اور کا دور ہوگا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سائیکل چلتا رہے، نہیں۔ ایمل ولی خان نے اس کے اوپر بڑی اچھی تجویز دی، انہوں نے کہا کہ صحت کے معاملے کے اوپر جو ہے کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف لندن چلے گئے، بے نظیر بھی گئی، زرداری بھی بیرون ملک چلے گئے علاج کے لیے، تو عمران خان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کوئی جا کے بیان دے گا، آپ ایک غیر جانبدار سیاسی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی بنا دیں اور ان کو بھیج دیں، جا کے مل لیں، دیکھ لیں، اور پھر وہ اپنی رپورٹ پیش کر دیں، اور اگر ان کو صحت کی ضرورت ہے تو آپ ان کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل لیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو بیرون ملک منتقل کر دیں۔ اس میں کوئی جو ہے کہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے تجویز پیش کیا۔ لیکن جو معاملہ ہے، معاملہ جو ہے کہ یہ سب عقل کل اور عقل مالک اور عقل جو ہے کہ مالک کل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے پلے پڑے بات تو تب بات ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت تمام فریقین جو ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو کیا جائے، لیکن مسلم لیگ نون جس کا پورا سیاسی جو اس وقت اثاثہ ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، عوام ان کے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس وقت ایک بڑی رکاوٹ جو ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ہے، اور ماضی کے اندر آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان دیکھے ہوئے ہیں کہ جناب ہماری سیاسی اگر بقا کا مسئلہ ہوگا تو پھر ہم اخلاقیات، قانون، آئین سب کو بھول جائیں گے۔ آپ نے وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوئی ہیں جو فیملی ممبرز نے اکٹھے بیٹھ کر سیاسی لیڈروں نے کی، کہ ہمارے پاس جو ہے کہ حاضر سروس لوگوں کی ویڈیوز ہیں، اور جو ہے کہ مناسب وقت کے اوپر استعمال کریں گے۔ اور ایپسٹائن فائل بھی آپ نے دیکھ لی، امریکی صدر جو ہے جس طرح سے بلیک میل ہو رہا ہے اور اسرائیل کے ہاتھوں، اور جو ہر روز سفارتکاری کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور بار بار ایران کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ کار فرما ہے۔ تو نون لیگ بھی جو ایک بڑی رکاوٹ اس کے اندر ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ جو عدالتوں کے اندر جو ریلیف نہیں مل رہا، اور چوہدری صاحب کا خیال ہے کہ جناب کچھ جگہوں کے اوپر نون لیگ کنٹرول کر رہی ہے معاملات کو، لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں القادر ٹریسٹ یا اس قسم کا کیس اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آئے گا تو وہاں چوہدری صاحب کا کنٹرول کافی ہے، اور وہ چیزیں جو ہے کہ وہاں پہ مینیج ہو جائیں گی، اور مین وائل جو ہے کہ ستمبر تک کے معاملات بھی گزر جائیں گے، تو یہ جناب خاموشی کی جائے۔ لیکن سب سے اہم سوال ابھی بھی یہ ہے کہ کیا 70 سال سے جو لوگ دھوکہ دیتے آئے ہیں، 70 سال سے جو لوگ جو ہے کہ فریب کرتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں، کیا ان کے اوپر یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ جب تک کہ وہ اپنی کوئی غلطی کا اعتراف کر کے اس کا ازالہ نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ جو ہے کہ اس کی قوم سے معافی نہیں مانگتا۔ جو ایسا کر لے گا پھر تو آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کر لیں، اگر جو ایسا نہیں کر رہا تو پھر آپ اس کے اوپر اعتبار کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ 6 مہینے بعد آپ پھر اسی پوائنٹ 0 کے اوپر کھڑے ہوں جہاں 4 سال پہلے تھے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔